प्रार्थना करें कि मैं जीवित वापस लौटूं, क्योंकि अगली बार मैं ताबूत में वापस आ सकता हूं। ये वही शब्द थे जो सैम अब्राहम ने अपने पिता से कहे थे जब वे भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए थे। 35 वर्षीय सैम अब्राहम अपनी पत्नी सोफिया और अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया के एपिंग में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। मूल रूप से केरल के रहने वाले इस जोड़े ने वहां नौकरी मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया का रुख किया था। हर साल वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए केरल वापस आते थे। अक्टूबर 2015 में सैम, सोफिया और उनके बेटे ने छुट्टी मनाई और भारत के लिए उड़ान भरी। परिवार के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद वापस जाने का समय आ गया। 12 अक्टूबर को उन्होंने सभी को अलविदा कहा और ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। सैम के माता पिता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वे अपने बेटे को देखेंगे। रात में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद सैम, सोफिया और उनके बेटे ने अपना खाना खत्म किया और फिर सोने चले गए। अगली सुबह हमेशा की तरह सोफिया जल्दी उठ गई। वह कॉफी बनाने के लिए रसोई में गई, फिर अपने पति सैम को जगाने की कोशिश की, लेकिन आज कुछ अलग था। सैम नहीं उठा। पहले तो सोफिया को लगा कि शायद वह थका हुआ है, लेकिन जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह चिंतित होने लगी। उसने उसे हिलाया, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह गहरी नींद में खोया रहा। जब उसने बार बार कोशिश की तो उसकी चिंता घबराहट में बदल गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और डर हावी हो गया। वह जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तेज चीखें पड़ोसियों तक पहुंची और वे उसके घर पहुंचे। जब वे अंदर आए और देखा कि सैम बेजान पड़ा है तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। पैरामेडिक्स आए, लेकिन सैम की जांच करने के बाद उन्होंने सबसे बुरी बात की पुष्टि की। सैम कुछ समय पहले ही मर चुका था। सोफिया पूरी तरह से सदमे में थी। इस खबर ने उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी दुनिया एक पल में बिखर गई। 3 दिन बाद 15 अक्टूबर को सैम का शव वापस भारत भेज दिया गया। उसके परिवार और केरल को उसकी मौत की दिल दहला देने वाली खबर मिली। जब सैम के पिता ने यह सुना तो उनका दिल टूट गया और वे बेकाबू होकर रोने लगे। अपने दुख के बीच सैम के पिता को वह बात याद आई जो उनके बेटे ने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कही थी, मैं शायद ताबूत में केरल वापस आऊंगा। सैम ने ये शब्द अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बताए थे, लेकिन उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द इतनी जल्दी सिर्फ 3 दिन बाद सच हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को सैम का शव मेलबर्न से केरल में उसके परिवार के घर लाया गया। आवश्यक अनुष्ठान पूरा करने के बाद सैम को घर के पीछे उस जगह पर दफनाया गया जहां वह बचपन में खेला करता था। दुख बहुत ज्यादा था और ऐसा लगा जैसे पूरे गांव ने अपना बेटा खो दिया हो। इस बीच सोफिया रोना बंद नहीं कर पा रही थी। 5 दिनों तक वह सैम के घर पर रही और अपने जीवन के प्यार को खोने का शोक मनाती रही। सोफिया को एहसास हुआ कि भारत में रहना उसके लिए कारगर नहीं होगा। उसे पता था कि अगर वह वहां रही तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अपने दिल में इतनी उदासी के साथ उसने एक कठिन निर्णय लिया। उसने ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का फैसला किया। सोफिया की बहन वहां रहती थी और उसे विश्वास था कि उसके पास होने से चीजें आसान हो सकती हैं। 24 अक्टूबर को सोफिया और उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। उसे पता था कि जीवन को आगे बढ़ना है और दर्द के बावजूद वह आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। हर शनिवार वह केरल में सैम के माता पिता को फोन करती थी। सैम, अब्राहम और सोफिया केरल के कारवाल गांव में पले बढ़े। वे पड़ोसी थे और बचपन से ही उनके बीच घनिष्ठ मित्रता थी। सैम को गायन का बहुत शौक था और हर रविवार को वह प्रार्थना के लिए चर्च के गायक मंडल में शामिल होता था भी गायन और सबके साथ गाता था और वह संगीत के प्रति अपने साझा प्रेम के कारण अक्सर चर्च में सैम से मिलती थी। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई एक साथ पूरी की और जैसे जैसे साल बीते गए उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2003 में उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी मिलने के बाद वे शादी कर लेंगे। इस दौरान सैम MBA करने के लिए तमिलनाडु के डिंगडेगोल चले गए, जबकि सोफिया ने कोट्टायम में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc की डिग्री हासिल की और बाद में बैंगलोर में एक IT कंपनी में नौकरी कर ली। आखिरकार वह काम के लिए तिरुवनंतपुरम चली गईं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सैम ने
एक स्थानीय बैंक में काम करना शुरू कर दिया। बाद में वह यहाँ चले गए जहाँ उन्होंने यूएई फॉरेक्स एक्सचेंज कंपनी में नौकरी कर ली। सैम और सोफिया दोनों ही अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे थे और अपने अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे समय बीता गया उन्हें एहसास हुआ कि अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सैम ने सोफिया के साथ अपने रिश्ते की खबर अपने परिवार को बताई, लेकिन खास तौर पर उनके पिता ने सोफिया को उनकी बहू बनाने के विचार का कड़ा विरोध किया। सोफिया के परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा थी क्योंकि उसके पिता एक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी थे। जब सैम ने सोफिया को बताया कि उसके परिवार को उनकी शादी मंजूर नहीं है तो उसने सीधे उसके पिता से बात करने का फैसला किया। उसने उससे कहा कि अगर वह सैम से शादी नहीं कर सकती तो वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगी। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया सोफिया की दयालुता और सम्मानजनक रवैये सैम की माँ को जीतना शुरू कर दिया। वह सभी के साथ ध्यान से पेश आती थी और उसकी गर्मजोशी ने धीरे धीरे सैम के माता पिता के दिलों को बदल दिया। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि सैम और सोफिया दोनों वयस्क थे, जीवन में अपनी पसंद करने में सक्षम थे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी खुशी के रास्ते में आना सही नहीं होगा। 2008 में कई चुनौतियों को पार करने के बाद सैम और सोफिया ने आखिरकार शादी कर ली। अगले वर्ष 2009 में उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्होंने एक बेटे का अपने जीवन में स्वागत किया। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी जैसा कि सभी ने माना था, बल्कि वास्तव में उसकी हत्या की गई थी। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने हत्या में शामिल होने के संदेह में सैम की पत्नी सोफिया को गिरफ्तार वज्रपात की तरह पड़ी। अगर सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी तो सोफिया पर हत्या का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? ये सवाल उनके दिमाग में गूंज रहा था, जिससे सभी असमंजस में थे। सैम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए सच्चाई सामने आई, जिसने मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। रिपोर्ट से पता चला कि सैम की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। इसके बजाय उसे साइनाइड मिला, जहर दिया गया था। उसके खून में साइनाइड का स्तर इतना अधिक था कि यह स्पष्ट था कि उसकी मौत का कारण यही था। चीजों को और भी रहस्यमय बनाने के लिए रिपोर्ट में उसके सिस्टम में एक शामक के निशान भी पाए गए, जिससे पता चलता है कि उसे जहर दिए जाने से पहले शायद नशीला पदार्थ दिया गया हो। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो गया कि सैम की मौत प्राकृतिक दिल के दौरे से नहीं हुई थी, बल्कि यह एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध हत्या थी। सभी सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए सबसे ज्यादा शक सैम की पत्नी सोफिया पर गया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह था कि सोफिया, जो अपने पति की मौत से इतनी दुखी थी, इतनी भयानक घटना में कैसे शामिल हो सकती है, या फिर उसे किसी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा था। और पुलिस को सैम की पत्नी सोफिया पर शक क्यों होने लगा? ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने जांच को बहुत सावधानी से करने का फैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने सोफिया से पूछताछ करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने साइनाइड और शामक के बारे में महत्वपूर्ण विवरण उससे छिपाए रखा। उनका तर्क कई जांचों में इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य रणनीति पर आधारित था। ऐसे मामलों में जहां अपराधी की तुरंत पहचान नहीं हो पाती, वे अक्सर कुछ समय तक सामान्य व्यवहार करते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि संदेह खत्म हो जाएगा। हालांकि एक बार जब उन्हें लगने लगता है कि जांच शांत हो गई है और ध्यान दूसरी ओर चला गया है, तो वे आराम करना शुरू कर सकते हैं, जिससे पुलिस के लिए अपराध के संकेतों को पहचानना आसान हो जाता है। इसे समझते हुए पुलिस ने सोफिया पर उसकी जानकारी के बिना कड़ी निगरानी रखने के लिए कई निगरानी दल बनाए। एक टीम को हर जगह उसका पीछा करने, उसकी दैनिक गतिविधियों और बातचीत पर ध्यान देने के लिए नियुक्त किया गया था। दूसरी टीम ने उसके फोन कॉल को ट्रैक करने, किसी भी बातचीत को सुनने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे कुछ महत्वपूर्ण पता चल सकता था। एक तीसरी टीम ने उसके बैंक रिकॉर्ड की जांच करने, किसी भी असामान्य लेन देन की तलाश करने का जिम्मा लिया, जो किसी मकसद का संकेत दे सकता था। ये कोई अल्पकालिक ऑपरेशन नहीं था, ये महीनों तक चला। पुलिस जानती थी कि सबसे सावधान अपराधी भी समय के साथ गलतियां करते हैं, और वे सोफिया की गलती का इंतजार करने को तैयार थे। सैम की मौत के 5 महीने बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। उन्हें पता चला कि सोफिया ने सैम की कार अरुण कमलासनन नाम के एक आदमी को ट्रांसफर कर दी थी। इसके कुछ समय बाद उसने उसके साथ एक संयुक्त बैंक खाता खोला। एक साहसिक कदम उठाते हुए उसने सैम के सारे पैसे इस नए खाते में ट्रांसफर कर दिए। टीम ने भी कुछ अजीब
अजीब बात देखी थी। वह कई दिनों से अरुण से गुप्त रूप से मिल रही थी। दोनों शांत जगहों पर मिलते थे, कभी मेलबर्न के किसी पार्क में तो कभी किसी छोटे से कैफे में, हमेशा अपनी मुलाकातों को छिपाने का ध्यान रखते हुए। उसी समय अधिकारियों की एक और टीम गुप्त रूप से उनकी फोन बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। इन कॉल्स में 100 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर अरुण कमला सानेम कौन था और सोफिया और सैम की रहस्यमयी मौत से उसका क्या संबंध था। जांच एक नए रास्ते पर जाने लगी थी और पुलिस इस आदमी के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी, और यह भी कि उसने इस मामले में क्या भूमिका निभाई थी। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझने के लिए कि आरोन ने उनकी एक बार की खुशहाल जिंदगी में कैसे प्रवेश किया, हमें सोफिया के अतीत पर नजर डालने की जरूरत है। 2003 में सैम सोफिया से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन वह बड़ा कदम उठाने से पहले उसने MBA पूरा करने के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल जाने का फैसला किया। इस दौरान सोफिया ने अपनी योजनाएं बनाई। वह इलेक्ट्रॉनिक्स में MSc की पढ़ाई के लिए कोट्टायम में महात्मा गांधी संस्थान में शामिल हो गई। इसी संस्थान में उसकी मुलाकात अरुण कमला सेनन से हुई। पहले तो सोफिया और अरुण अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ में पढ़ाई और बातचीत में बहुत समय बिताते थे। समय के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती गई और जो एक साधारण बंधन के रूप में शुरू हुआ था वह अंततः कुछ और बन गया। सैम के साथ प्रतिबद्ध रिश्ते में होने के बावजूद सोफिया के मन में अरुण के लिए भावनाएं विकसित होने लगी। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, सोफिया को अरुण से प्यार होने लगा, इतना कि उसने अरुण को प्रपोज भी कर दिया। कॉलेज के साल खत्म होते होते दोनों बहुत करीब आ गए। 2005 में एरन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और नौकरी हासिल कर ली। इस बीच सैम और सोफिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और फिर से एक दूसरे से जुड़ गए और एक बार फिर साथ समय बिताना शुरू कर दिया। हालांकि सैम को इस बात से झटका लगा कि सोफिया ने उसे एरन के साथ अपने गुप्त संबंध के बारे में कभी नहीं बताया। फिर 2008 में सैम ने सोफिया को प्रपोज किया और उसे ओमान में मिली नौकरी के बारे में उत्साह से बताया। ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य आखिरकार साथ आ रहा है और कुछ ही समय बाद उन्होंने एक खूबसूरत पारंपरिक ईसाई समारोह में शादी कर ली। एक साल बाद सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया और उनका छोटा परिवार बढ़ने लगा। उसने बेंगलोर में एक कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि सैम ओमान में काम करता रहा। दूरी के बावजूद भी उनका रिश्ता बना रहा। बाहरी दुनिया को सब कुछ सही लगता था, उनका परिवार खुश था, जिंदगी खूबसूरत थी और कुछ भी बेमेल नहीं लगता था। लेकिन अंदर ही अंदर सोफिया के दिल में कुछ भी ठीक नहीं था। सैम से शादी करने के बाद भी सोफिया हर दिन रोती रहती थी। वह अपनी भावनाओं को डायरी में लिखती थी, जो बाद में अदालत में एक अहम सबूत बन गई। चूंकि सोफिया की बहन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में नर्स के तौर पर काम कर रही थी, इसलिए एक दिन उसने सोफिया को अपने साथ आने के लिए कहा और कहा कि उसे वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल सकती है जो उसकी डिग्री के हिसाब से सही होगी। सोफिया ने एक कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करने का फैसला किया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसका चयन हो गया। इसलिए वह अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई, नए अवसर के लिए उत्साहित। इस बीच सैम, जो अभी भी ओमान में था, अक्सर सोफिया से वहां आने के लिए कहता था ताकि वे एक साथ रह सकें और उनके बीच की दूरी के बिना खुश रह सकें। हालांकि ओमान में उसके साथ रहने के बजाय सोफिया ने जल्दी से ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। उसके फैसले के पीछे एक कारण था और यह सिर्फ नौकरी के बारे में नहीं था। सोफिया के ऑस्ट्रेलिया जाने की असली वजह अरुण था, जो पहले से ही वहां रह रहा था। सैम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कंपनी में ही तबादले का अनुरोध किया और उसे ऑस्ट्रेलिया में उनकी शाखा में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आई थी, बल्कि वह अरुण के साथ खुलकर समय बिताने के लिए आई थी, यह सोचकर कि कोई भी उनकी गुप्त बैठकों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब सैम ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो सोफिया ने इसे एक समस्या के रूप में देखा। स्थिति से निराश होकर सोफिया ने एक खंडहर में कहा, हमें कब तक ऐसे ही मिलते रहना होगा, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। इस बातचीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। उन्होंने सैम को अपने जीवन से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दिया और जल्द ही सोफिया ने अकल्पनीय पर विचार करना शुरू कर दिया। सैम को मारने के लिए एरोन के साथ अपने जीवन को वास्तविकता बनाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद सैम ने सोफिया के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के भीतर उसे संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अक्सर उससे पूछता था कि वह कहाँ जा रही है और क्या कर रही है, लेकिन सोफिया ने उसे कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे। अपनी समस्याओं के बावजूद हर साल वे अपने परिवार से मिलने के लिए केरल जाते थे। अक्टूबर 2015 में एक बार सैम ने एक खौफनाक बयान दिया था। उसने अपने परिवार से कहा था कि उसे लगता है कि वह जल्द ही मर जाएगा और उसने अपने दादा की कब्र के पास उसे दफनाने के लिए कहा था।
था। उस समय कोई नहीं जानता था कि उसकी बातें कितनी सच साबित होंगी। ऑस्ट्रेलिया लौटने के ठीक 2 दिन बाद 14 अक्टूबर की रात को सोफिया ने अपनी घातक योजना को अमल में लाया। जब सैम काम से घर आया तो उसने उसे एक एवोकाडो मिल्क शेक दिया जो उसने खुद बनाया था। सैम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने चुपके से उसमें नींद की गोलियां मिला दी थी। उसने उसे पी लिया और कुछ ही मिनटों में वह बेहोश हो गया। उस समय घर के अंदर छिपा हुआ आरोन बाहर निकल आया। सैम को बेहोश देखकर आरोन ने सोफिया से संतरे का जूस बनाने को कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जूस बनाया और इस बार उन्होंने उसमें घातक मात्रा में साइनाइड मिला दिया। बिना किसी दया के उन्होंने सैम के मुंह में जहरीला जूस डाल दिया। इसका असर तुरंत हुआ। कुछ ही पलों में उसके मुंह से झाग निकलने लगा, उसका शरीर ऐंठने लगा और उसने अपनी आखिरी सांस ली। सब कुछ हो जाने के बाद आरोन और सोफिया उसी जगह पर रुके जहां सैम की मौत हुई थी। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो आरोन सोफिया को छोड़कर घर से निकल गया। उस रात सोफिया सैम के बेजान शरीर के ठीक बगल में सो गई। अगली सुबह उसने अपना शोक प्रकट करना शुरू कर दिया। उसका प्रदर्शन इतना आश्वस्त करने वाला था कि पुलिस को भी लगा कि सैम की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है। वह सबके सामने रोई, एक दुखी पत्नी होने का पिता का बेजान शरीर भी दिखाया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद सोफिया ऑस्ट्रेलिया लौट आई और अरुण के साथ अपने रिश्ते को जारी रखा। दोनों का मानना था कि उनका भयानक रहस्य सुरक्षित है और किसी को उन पर शक नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके कार्यों ने पहले ही एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अरुण पर नजर रखते हुए अधिकारी ने कुछ अजीब देखा। अरुण अक्सर उसी बार में जाता था। इससे अधिकारी को एक विचार आया। वह उसी बार में जाने लगा, अरुण की हर हरकत को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे उसने अरुण से बातचीत शुरू की, बस एक और ग्राहक होने का नाटक करते हुए, लेकिन वास्तव में वह एक जाल बिछा रहा था। उस पल का इंतजार कर रहा था जब ईरान कोई गलती करेगा। बिना यह जाने कि वह एक पुलिस अधिकारी है, वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब वह नशे में था तो उसने बहुत ज्यादा बात करना शुरू कर दिया और अपने किए की सच्चाई बता दी। अरुण के बेहोश होने के बाद अधिकारी ने उसका फोन लिया और उसकी जांच शुरू कर दी। तभी उसे सबसे बड़ा सबूत मिला, सोफिया के साथ अरुण के कॉल रिकॉर्ड। इस पुख्ता सबूत के साथ पुलिस ने अदालत से सैम को खोदकर शव परीक्षण करने का अनुरोध किया। अदालत ने सहमति जताई। जब अधिकारी सोफिया और आरोन से पूछताछ कर रहे थे तब सैम को कब्र से बाहर निकाला गया और खारीला को दफनाया गया। शव परीक्षण के परिणामों ने पुष्टि की कि उसके शरीर में साइनाइड था। पूछताछ के दौरान सोफिया और आरोन दोनों ने आखिरकार मामले को संभालने वाले न्यायाधीश को स्वीकार किया कि आरोन को पैरोल के बिना 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और सोफिया को पैरोल के बिना 22 साल की सजा मिली। सजा सुनकर सोफिया फूट फूट कर रोने लगी और उसने कम सजा की भीख मांगी। उसने कहा कि उसका एक बेटा है, लेकिन जज ने जवाब दिया, बच्चे के लिए यह बेहतर है कि आप उसके साथ न रहें, और उसकी कस्टडी सोफिया की बहन सोनिया को दे दी। हालांकि सैम के माता पिता ने भी बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी। अदालत ने उनके अनुरोध को सुना और बच्चे को सैम के माता पिता को देने का फैसला किया। कोई भी रहस्य हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। सच्चाई हमेशा न्याय की तरह ही सतह पर आ जाती है।